गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट लीप ईयर, है ना बेटा, लीप ईयर की बात हो रही है। लीप ईयर का मतलब 366 डेज की बात हो रही है। हैज 53 थर्सडे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर किसी भी डे की बात कही जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपको हमेशा 7 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि वीक जो है 7 डे का होता है, इस वजह से। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 या 35 माइनस करने पर 1 और ये 0 है ना, फिर इसके बाद 6, 7 2 जा 14 माइनस करने पर यहाँ पर 2। तो ये जो बेटा रिमाइंडर है ना वो ऊपर लिख देना है और 7 आपको नीचे लिख देना है, मतलब आंसर 2/7 बनेगा। ये लोगों ने भी 2/7 ही दिया है, इस वजह से आपको यहाँ पर ट्रू करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बेटा ट्रू फॉल्स है, आपको आंसर ट्रू फॉल्स में देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी 0, तो ये तो फॉल्स है। हम जानते हैं कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, है ना। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होना पॉसिबल है और ये लोगों ने बोला है कैन नॉट बी 0, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा। आगे बढ़ते हैं। If E dash is the complementary event of E, then P of E dash equal to P of E minus 1, true false है ये भी। तो बेटा ये false बनेगा, क्योंकि जो राइट फॉर्मूला होती है उसमें 1 आगे होता है, 1 में से आपको P of E माइनस करना है। ओके, और अगर आपको P of E के बारे में पूछा जाए तो 1 माइनस P of E dash करना रहेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद रखना, 1 में से ही माइनस करना है कंपलसरी। यहां पे 1 माइनस हो रहा है, इसलिए मैंने फॉल्स किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर गिवन इवेंट्स ए एंड बी, इफ P of A plus P of B equal to P of A minus P of B, then B is impossible event। तो बेटा अगर B impossible event है तो इसका मतलब P of B इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 0 मिलना चाहिए। ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो आप देखिए कि P of A कैंसल हो रहा है, तो देयरफॉर P of B इक्वल टू माइनस P of B। अब आप इसे लेफ्ट में ले लीजिए, तो ये बनेगा P of B प्लस P of B इक्वल टू 0, मीन्स 2 टाइम्स P of B इक्वल टू 0। तो P of B बनेगा बेटा 0, है ना, जो इसका मतलब कि B जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एज, इस क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स का ही है और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकती है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि ट्रू कर दे, बट ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसमें आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो रेंज होती है उसमें इक्वल टू भी लगाना पड़ता है ना। ये इक्वल टू भी आता है क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 पर भी इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वल टू नहीं दिया है, इस वजह से मैंने फॉल्स किया है। तो आप इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, अगर इक्वल टू दिया होता तब तो मैं ट्रू लिखता, बट यहां पर इक्वल टू नहीं दिया है, इसलिए मैंने फॉल्स किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एनी इवेंट ए, P of A इज ऑलवेज ग्रेटर देन P of A डैश। तो बेटा ये भी ट्रू फॉल्स का है और इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें P of A और P of A डैश की वैल्यू को कंपेयर करके बताया जा सके कि P of A हमेशा बड़ा होगा या P of A डैश हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पर P of A डैश इक्वल भी हो सकता है ना, P of A और P of A डैश इक्वल भी हो सकता है, P of A ग्रेटर देन P of A डैश भी हो सकता है और P of A लेस देन P of A डैश भी हो सकता है। तो आप P of A और P of A डैश के बीच में श्योरली नहीं बोल सकते हो कि इन तीनों में से क्या होने वाला है। और ये लोगों ने क्या बोल दिया है कि ऑलवेज ग्रेटर देन P of A डैश, इसलिए मैंने फॉल्स किया है।
ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट सन राइजेस इन वेस्ट इज 1। तो बेटा ये भी ट्रू एंड फॉल्स का है, और हम लोग जानते हैं कि सन राइज होता है ईस्ट से, ये लोगों ने बोला है वेस्ट, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 0 होना चाहिए, बट ये लोगों ने 1 दिया है, इसलिए मैं यहां पर फॉल्स लिखूंगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट सन राइजेस इन वेस्ट इज 1, तो ये फॉल्स। अगर यहां पर वेस्ट की जगह पर टीचर ने ईस्ट दे दिया होता तब तो अपने इसे श्योर इवेंट मान करके प्रोबेबिलिटी 1 होती है और अपने ट्रू करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट देयर आर 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर। तो बेटा नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज वाला ईयर। ओके, तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 और 5 7 2 जा 14, तो यहां पर 1 बच रहा है रिमाइंडर में, तो आपको 1/7 आंसर देना है। ठीक है, 1/7 ऑलवेज डिवाइड में 7 ही लिखना है जब क्वेश्चन आपको इस तरह से डे के ऊपर पूछते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो जब भी बेटा 3 कॉइन को टॉस किया जाता है या 1 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की फॉर्मूला होती है 2 की पावर n। ये भी एक आईएमपी फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, तो आप इसे याद रखना। अब n का मतलब आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया वो, तो 2 का क्यूब 8। अब ये 8 आउटकम मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। आपको लिखना है ट्रिपल एच 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 टी, फिर आपको टी को शिफ्ट करते जाना है लेफ्ट साइड में, एच टी को और लेफ्ट में ले लो, टी एच एच। ठीक है, फिर बाद में ट्रिपल टी और लास्ट वाली टी की जगह पर एच को लेफ्ट में लो, टी एच को आप लेफ्ट में लो अगेन, तो एच टी। इस तरह से टोटल 8 आउटकम बनते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटमोस्ट 2 हेड। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, लेकिन अगर 2 से कम है तो भी चलेगा, मतलब 1 हेड है तो भी चलेगा, और एक भी हेड नहीं है मतलब 0 हेड वो भी चलेगा। क्या प्रॉब्लम है, 2 से ज्यादा हेड होगा वहां पर प्रॉब्लम है, तो 2 से ज्यादा हेड सिर्फ एक ही एलिमेंट पर यहां पर आ रहा है, तो इस पर प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये सारे चलेंगे। तो कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ऊपर कितना डालना है बेटा, 7 डालना है, और टोटल आउटकम 8 थे, तो इसका आंसर बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 card is selected from the well shuffled pack of 52 playing cards, then dash is the probability of an event that selected card is not of red color, है ना बेटा, रेड कलर नहीं होना चाहिए। अब टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और बचे हुए जो 26 है वो ब्लैक कलर के होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लियरली बोल दिया गया है कि नॉट ऑफ रेड कलर, मतलब यहां से तो नहीं लेना है। ओके, तो आप 26 ब्लैक में से लेंगे। आगे और भी बोला है नॉट ऑफ क्वीन। अब हम जानते हैं कि टोटल 4 क्वीन होती हैं, तो 2 क्वीन रेड कलर में और 2 क्वीन ब्लैक कलर में, तो आपको ये जो 26 है उसमें से 2 और हटाना है, क्योंकि आपको बोला है नॉट ऑफ क्वीन। यहां पे जो 2 क्वीन है वो तो पहले से निकल चुका है, तो आपको बचे हुए जो 26 है उसी में से 2 क्वीन को हटाना है। तो यहां पर टोटल आएगा बेटा 26 में से आप 2 माइनस कर रहे हैं, तो यहां पर कितना आएगा 24। ओके, तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो 24 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो थे वो 52 बनेगा। अब आप इसे 4 से कट कर दीजिए, तो 4 6 जा 24 एंड 13 4 जा 52, तो आंसर क्या आएगा बेटा 6 डिवाइडेड बाय 13। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There are 8 blue, 7 white and 5 red marbles in bag। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितने मार्बल्स है बेटा, तो 7 + 5 बन गया 12, और ये 8 भी है ना, 7 + 5 12 + 8 टोटल हो जाएगा 20। आगे क्या बोला है, 1 marble is selected at random from the bag, there dash is the probability that the selected marble is
ऑफ व्हाइट कलर, है ना, ऑफ व्हाइट कलर। तो बेटा व्हाइट कलर में कितने मार्बल थे? 7। तो आपको ऊपर फेवरेबल आउटकम में 7 लेना है और टोटल मार्बल कितने थे? 20। तो इसका आंसर आएगा 7/20। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बैलेंस डाइस आर टॉस टुगेदर, देन डैश इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर्स कम अप आर नॉट इक्वल। तो आप बेटा 2 डाइस को थ्रोन कर रहे हो, है ना। अगर हम 2 डाइस को थ्रोन कर दें तो रूल होता है 6 की पावर n टोटल आउटकम निकालने का, जिसमें n होता है कि आपने कितने टाइम डाइस को फेंका। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो टोटल आउटकम बेटा 36 आने वाले। तो जो टोटल आउटकम है डिवाइड में आपको 36 लिखना है। अब फेवरेबल आउटकम में आपको क्या लिखना है कि इंटीजर्स कम अप आर नॉट इक्वल, है ना। तो जो इक्वल इंटीजर्स है दोनों डाइस के वो आपको माइनस करना है। मतलब आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 को माइनस करना है। तो बेटा ये टोटल कितने हो रहे हैं? 6 हो रहा है। तो 36 माइनस 6 30। तो आपको ऊपर 30 लिखना है। 6 5 जा 6 6 जा, तो आंसर आएगा 5/6। ओके, डैश इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर्स कम अप आर नॉट इक्वल। तो आंसर बनेगा 5/6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। बेटा 2 कॉइन्स है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया टोटल आउटकम निकालने का 2 की पावर n की जगह पे 2, क्योंकि 2 टाइम्स कहा है इसलिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 आउटकम लिखते कैसे हैं? h h h t t h t t। अब क्या बोला है? देन डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन बोथ कॉइन्स। तो बेटा दोनों बार h मिलना चाहिए, ऐसा एक ही एलिमेंट है और टोटल 4 है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट 7 कम्स अप ड्यूरिंग टॉसिंग डाइस। तो बेटा 7 तो आ ही नहीं सकता, डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 तक के ही नंबर होते हैं। तो 7 आना मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो आंसर बनेगा 0। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे मिस्टेक होने का पूरा चांस है। आप सिर्फ इतना देखेंगे कि यहां पर इम्पॉसिबल इवेंट बोला है तो 0 टिक कर देते हैं और 0 है भी, बात खत्म। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, यह आंसर गलत होगा, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है। आपको ऐसा कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी के आंसर को 1 में से माइनस भी करना है ना। ये कॉम्प्लीमेंट दिया इसलिए आपको 1 में से माइनस भी करना है। तो 1 - 0 = 1, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे मिस्टेक करवा सकता है आंसर देने में, तो आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ हैज संडे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हैज संडे। तो बेटा 1/7 इसका हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डे की बात हो रही है, इसीलिए फेवरेबल आउटकम में आपको 1 और टोटल आउटकम में आपको 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P ऑफ A डैश की वैल्यू दी और P ऑफ A बताना है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया। P ऑफ A निकालने के लिए आपको 1 माइनस P ऑफ A डैश करना पड़ेगा। तो P ऑफ A डैश आपको दिया है 0.57, तो इसका आंसर आएगा 0.43। ठीक है, तो आपको टिक करना है 0.43। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया रीच्ड इन सेमीफाइनल मैच इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो बेटा आपको पहले इसमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो सेमीफाइनल मैच होती है उसमें टोटल 4 टीम का सिलेक्शन होता है। ठीक है, टोटल कितनी टीम आएगी बेटा? टोटल 4 टीम होती है ना सेमीफाइनल मैच में। क्रिकेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वैसे यहां पर आगे एक्सप्लेनेशन दे भी दिया है, अदर देन इंडिया 3 मोर टीम। तो यहां पे आपको वैसे भी पता चल गया कि टोटल 4 टीम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड also plays the game, then dash is the probability of an event that India win the World Cup। तो बेटा इंडिया को जिताना है तो इंडिया एक ही कंट्री, इसलिए ऊपर 1 लिखना है। टोटल 4 टीम है इसलिए 1/4 इसका आंसर बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, इसका मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसे भी आप ऑब्जर्व करना। आपको P ऑफ A डैश पूछा है तो आपको रेशियो में देखना है कि P ऑफ A डैश कहां पर है, तो P ऑफ A डैश पीछे है, तो पीछे का नंबर 1 है, डिवाइड में दोनों को ऐड कर देना है, तो इसका आंसर बनेगा 1/5। ठीक है, ये किसका आंसर है बेटा, P ऑफ A डैश का। अगर टीचर ने आपको P ऑफ A पूछा होता तो आपको देखना है P ऑफ A आगे लिखा है और आगे का नंबर 4 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 लिखना है, तो 4/5, तो ये आपका शॉर्ट में काम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/5। लेकिन आप ये भी ऑब्जर्व करना कि P ऑफ A बार पीछे या आगे, क्योंकि टीचर कुछ भी लिख के दे सकते, P ऑफ A बार को आगे भी दे सकते और P ऑफ A को पीछे भी दे सकते हैं। फॉर्मूला सेम, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल इसमें दे ही देता हूं कि ये 2:3 है। ओके, और मैंने आपको P ऑफ A डैश के बारे में पूछा है, तो P ऑफ A डैश मतलब आगे का नंबर कौन सा है, 2, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 2:3 है, तो P ऑफ A डैश मतलब 2 और नीचे दोनों को ऐड करना है, तो 5। अगर टीचर ने P ऑफ A पूछा होता तो P ऑफ A अब पीछे का नंबर यहाँ पर 3 है, दोनों को ऐड करना है मतलब 5। इस तरह से आप रूल को याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इन द पेपर इज x/12 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज 2/3, देन x इज। अब आप समझिए बेटा, ये है ना कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुए, क्योंकि एक इवेंट है वो करेक्ट आंसर देना है और दूसरा इवेंट है वो इनकरेक्ट आंसर देना है, तो ये दोनों ही इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। और हम फॉर्मूला जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश 1 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A नाम दे देते हैं x/12, और यहाँ पर P ऑफ A डैश की वैल्यू 2/3 ले लो इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन को आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। ओके, तो 2/3 पूरा मैं राइट में ले रहा हूँ, x/12 1 माइनस 2/3, 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3, 12 को मल्टीप्लीकेशन में भेजना है तो 1/3 मल्टीप्लीकेशन 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो x का आंसर आएगा 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The probability that a person wins a lottery is 8/100. Total tickets कितनी बेटा, 6,000 are sold. Dash tickets are purchased by a person. तो आप एजम्पशन ले लो कि पर्सन ने टोटल x टिकट्स परचेस किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा लॉटरी विन होने की, x फेवरेबल आउटकम बनेगा। टोटल आउटकम आपको 6,000 लेना है, और प्रोबेबिलिटी विंस की आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन विंस अ लॉटरी आपको आंसर देके रखा है, तो इसे आपको 8/100 से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम और विन, लॉटरी विन करने की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देके रखा है, तो आपको दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों जीरो आप कट कर दो और 60 जाएगा मल्टीप्लाई में, 60 मल्टीप्लाई 8 ये 480 बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बेटा 480। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अर्थ कंप्लीटली वन रोटेशन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। तो बेटा ये तो सर्टेन इवेंट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसका आंसर 1 आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वन वोवेल्स इज फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल। तो आपको वोवेल की बात कही है, पहले तो हम इसमें काउंटिंग करते कितने लेटर अपने को दिए, TRIANGLE, तो बेटा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड में आपको 8 लिखना पड़ेगा, और इनमें वोवेल कौन से वो आपको मार्किंग करनी है। तो वोवेल क्या होते हैं बेटा, AEIOU, इसमें कंसीडर करना है, तो AEI टोटल कितने वोवेल दिख रहे हैं, 3, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज 5/11, देन डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम। तो बेटा लूज द गेम एंड विनिंग द गेम दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो कौन से रूल को फॉलो करेगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1 को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। ओके, तो आपको 5/11 जो है विनिंग गेम की प्रोबेबिलिटी दी है, तो लूज द गेम की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5/11 करना पड़ेगा। 11 1 जा 11 माइनस 5 मतलब 6/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, तो बेटा सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और हमें प्रोडक्ट करने को बोला है, मतलब मल्टीप्लीकेशन इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ जो 0 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन तो 0 आएगा, तो आंसर 0 बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। अच्छा, आपको एक इक्वेशन देके रखा है, तो दूसरा इक्वेशन तो हम जानते ही है ना, P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों में एलिमिनेशन कर दो, 1 और 2 में एडिशन लगा दो, तो पॉजिटिव P ऑफ ए बार और नेगेटिव P ऑफ ए बार कट होगा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए ट्वाइस ऑफ P ऑफ ए, ये 0.8 में 1 ऐड करो तो 1.8, तो P ऑफ ए 1.8 डिवाइड बाई 2 का मतलब 0.9। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0.9। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्व करना, इसको भी आप आईएमपी में टिक करना, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट दैट सन राइजेस इन द वेस्ट। तो बेटा ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बट ये आंसर नहीं है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट भी करना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 में से आपको इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1। तो आपको फाइनली जो आंसर है 1 लिखना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A card is drawn at random from 12 face card. Find the probability of that card drawn is a king. तो बेटा हम जानते हैं कि फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, मतलब टोटल 12 इस तरह से होते हैं। तो डिवाइड में आपको क्या लिख देना है 12, बट हमें किंग की बात करनी है, तो किंग के 4 होते हैं, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो ये कितना बनेगा 1/3 प्रोबेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the probability that an exam holds on 26 जनवरी? तो बेटा 26 जनवरी का मतलब पब्लिक हॉलीडे होता है, उस दिन एग्जाम कंडक्ट हो, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आपको लिखना है, तो आंसर बनेगा 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच टाइप्स ऑफ इवेंट्स ए एंड ए डैश आर? तो बेटा आंसर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 10 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो बेटा जब भी आप 10 कॉइन्स को थ्रो करते हो तो 2 की पावर n, मैंने आपको फॉर्मूला अभी अभी बताया, तो आपको 2 की पावर 10 मतलब 1024 लिखना है। ठीक है, या 2 की पावर 10 भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 डाइस आर थ्रोन। तो पहले तो हम 3 डाइस के लिए जो टोटल आउटकम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6n, n की जगह पर 3, तो 216 आएगा। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो बेटा सेम नंबर ऑन ईच डाइस का मतलब हम लोग 3 डाइस थ्रोन कर रहे हैं, तो ऑल 3 डाइस पर 1 1 1, या तो 2 2 2, या तो 3 3 3, या तो 4 4 4, या तो 5 5 5, या तो 6 6 6। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आउटकम हुए 6, है ना, फेवरेबल आउटकम। तो आपको ऊपर 6 लिखना है फेवरेबल आउटकम के लिए, और टोटल आउटकम के लिए आपको 216 लिखना है ना। हमें इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो आप जानते हो इसे आप है ना 6 क्यूब ही लिखो, तो 6 और 6 क्यूब कटेगा तो 6 स्क्वायर, तो आंसर 1/36 बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। तो सबसे पहले आप टोटल आउटकम के बारे में सोच लो, है ना। बी फॉर बॉय, तो हो सकता है कि दोनों बच्चे बॉय हो, या तो दोनों बच्चे गर्ल हो, या तो बड़ा भाई और छोटी बहन मतलब बीजी, या तो बड़ी बहन और छोटा भाई मतलब जीबी, इस तरह से, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है, टोटल आउटकम आपका 4 बनेगा जब 2 चिल्ड्रन का सैंपल स्पेस आप लिखते हो तब। अब इसमें आपको क्या कहा गया है, एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब दोनों गर्ल हो वो केस हटा देना है, एटलीस्ट 1 बॉय तो होना ही चाहिए, 1 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये फेवरेबल आउटकम में आपको 3 लिखना है।
तो प्रोबेबिलिटी बनेगा 3/4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the probability that student get 45 marks in, ये भी IMP क्वेश्चन इस तरह के बोर्ड में कई बार देखे गए, तो आप इसे ध्यान देना। अगर पेपर आपका एग्जाम जो है 100 मार्क्स का है तो बेटा टोटल आउटकम आपको 101 लिखना है, क्योंकि टीचर के पास क्या चॉइस है, आप 100 मार्क का पेपर दे रहे हो तो आप सिर्फ 1 to 100 को ही मत देखो, टीचर 0 नंबर भी दे सकते अगर कोई स्टूडेंट पेपर में कुछ ना लिखे तो टोटल आउटकम 1 to 100 में ये 1 आउटकम ऐड करना है तो 101। तो आपको ध्यान इतना देना है कि पेपर का जितना भी मार्क्स हो ना उससे एक ज्यादा आपको नीचे लिखना है और ऊपर हमेशा 1 ही लिखना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको कहा किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने को है, तो आपको 45 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा है, तो 1 से 100 में 45 मतलब सिंगल आउटकम माना जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 45 के बदले 50 मार्क्स होता तो भी यही आंसर होता, 100 में से 100 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो भी यही आंसर होता, अगर इसमें 10 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो भी यही आंसर होता, 0 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो भी यही आंसर होता, आंसर नहीं बदलता, इस बात को आप ध्यान देना। और अगर आप 80 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो तो टोटल आउटकम 80 बनेगा। अब 80 में से आपको 80 मार्क्स लाना है तो वो 1/81, सॉरी है ना, नीचे एक ज्यादा लेना होता है, 80 मार्क्स का पेपर है इसलिए आपको 1/81 करना पड़ेगा। 80 में से 50 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी होता तो भी यही आंसर होता, 80 में से 70 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो भी यही आंसर होता, 80 में से 10 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो भी यही आंसर होता। तो कहने का मतलब आपका पेपर जितने मार्क्स का है उससे एक वैल्यू आपको नीचे ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री और प्राइमरी इवेंट्स? तो बेटा ये आप दोनों वर्ड्स याद रखना, यहां पर तो दोनों लिख के दिया है, हो सकता है पेपर में सिर्फ एलिमेंट्री पूछे या तो सिर्फ प्राइमरी पूछे, तो यहां पर आंसर होता है 1। ओके, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IMP है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वी गेट मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 to 50? तो बेटा 1 से 50 के बीच में 5 का जो मल्टीपल होता है लास्ट टू लास्ट 5, 10 या 50, मतलब फेवरेबल आउटकम जो है वो 10 बनेगा। टोटल आउटकम 1 से 50 बोला इसलिए 50, 0 0 कट, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/5 आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट ट्यूसडे इन अ वीक? है ना, तो बेटा अ वीक बोला है मतलब 7 डे लेना होगा और ट्यूसडे एक ही बार आता है इसलिए 1/7 करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इन 2024, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है 4 का डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? 366 डेज कंसीडर आपको करना पड़ेगा, है ना। और 366 क्यों? क्योंकि फेब के अंदर आपको 29 डेज कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखना कि जो भी ईयर है ना वो 4 से डिवाइड हो जाए, है ना, रिमाइंडर 0 बचे 4 से डिवाइड करने पर, तो वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर का मतलब ईयर में 366 डेज और फेब मंथ में 29 डेज कंसीडर करना है। अब हमें क्या कहा गया है कि 5 संडे की बात कही गई है, तो आप समझिए कि 29 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये 1 ऊपर और 7 नीचे, तो 1/7 आंसर लेना है। ओके, तो फर्स्ट के अंदर 1/7 करना है। सेकंड देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ नॉन लीप ईयर। तो बेटा नॉन लीप ईयर का मतलब क्या? फेब की बात हो रही है तो फेब में आपको 28 डेज ही लेने पड़ेंगे, और अगर आप 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। इसका मतलब 5th संडे आने का कोई चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो आंसर आपको 0 करना है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 बचा है, 0/7 = 0 कर देना है ना, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The probability that a leap year selected at random will contain 53 Wednesday। अब समझिए लीप ईयर की बात हो रही है वापस, तो आपको 366 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बच रहा है, तो आपको इसका आंसर जो बेटा 2/7 वाला देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी कर लेना आप लोग, है ना, टाइपिंग की मिस्टेक है वो। यहाँ पे क्या क्या गया है? 53 वेडनेसडे, तो 52 टाइम्स तो आने ही वाला है, और यहाँ पे 2 बच रहा है इसलिए 2/7, तो इसका आंसर आपको 2/7 लेना है।
द प्रोबेबिलिटी डेट अ नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर का मतलब यहाँ पे 365 होता और इस केस में रिमाइंडर 1 बचता, तो इसके लिए आपको आंसर 1/7 टिक करना है। ओके, 53 वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी जो है 1/7 होगी। तो इस सीट में सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में देखा गया है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, है ना। चांस ऐसा है कि इसमें से ही आपको देखने को मिले। ओके, बाय।